नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि डीएलएड के पाठ्यक्रम को हम उसमें ज़िक्र करेंगे। चूँकि वो वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने वहाँ उस चीज़ से एस्केप कर लिया था और एक नया वीडियो बना के मैं उसके क्रम में इसको डाल रहा हूँ। चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने वहाँ उसको छोड़ दिया था, वहाँ कंटिन्यू कर दिया था इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि वो डीएलएड का पाठ्यक्रम क्या है। चूँकि ये लंबा है इसलिए इसको अलग वीडियो में रखना ही मैंने श्रेयकर समझा और उचित समझा। तो आइए देखते हैं कि डीएलएड का पाठ्यक्रम क्या है। हम सबको पता है कि 75 अंक का होगा ये। 75 अंक का तो जीएस है। अभी हमने जीएस के पिछले वीडियो में हमने देखा कि जीएस के बारे में पूरी स्ट्रक्चर जाना, कहाँ क्या पढ़ना है, कहाँ से मिलेगा। मेरा जो अनुभव है, मैंने अपने अनुभव से आप तक शेयर किया कि क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। तो जोर लगाने की ज़रूरत है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि डीएलएड के पाठ्यक्रम में क्या हमें जानना है। आइए देखते हैं पहले इकाई 1, कई इकाइयों में उसने बाँटा है। इकाई 1 में, इकाई 2 में, इकाई 3 में, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7 और इकाई 8। 8 इकाइयों में बाँटा है और अलग-अलग 8 इकाइयों में हमको इस चीज़ को देखना है और सबको देखते चलना है। क्या-क्या पूछेगा और जब लगभग ये आपको जो है, जो डीएलएड का जो फर्स्ट ईयर का जो के बुक्स हैं, वो आपको बहुत मदद करेंगे। मैं जितना समझ रहा हूँ और तैयारी जब इसको हमने देखा था और पीछे जो तैयारी की थी और कराई थी, तो देखा था कि डीएलएड के जो फर्स्ट ईयर के जो पाठ्यक्रम थे, वहाँ इसकी बहुत सारे जो सामग्री है, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएँगे। तो वहाँ आप उसको ज़रूर देखिएगा और जो भी रिलायबल वीडियोज़ होंगे उसको देखिएगा। किताबों से ज़रूर जुड़ने की आवश्यकता है। यूट्यूब वीडियो भी आपकी सहायता करते हैं, थोड़ा-सा जल्दी याद हो जाता है, लेकिन किताब से देखेंगे तो कुछ चीज़ों पे और हमारा डेप्थ बनेगा। और मैं भी प्रयास करूँगा कि आपको सामग्री सारी की सारी चीज़ें मिलें। चलिए आइए देखते हैं हमें इकाई 1 में क्या देखना है। इकाई 1 में क्या है? ये है बच्चे और बचपन, आपको मिलेगा डीएलएड में। उसके बाद यहाँ पढ़ना है बाल अधिकारों के संदर्भ में जानने हैं। ये क्या है? बच्चे और बचपन में सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथन, इसको नहीं पढ़ता हूँ मैं, इसी के मेन शीर्षक को पढ़ते चलता हूँ। बच्चे और बचपन, बाल अधिकारों का संदर्भ, उसके बाद शिक्षा, विद्यालय और समाज, इसको जानना है और इसके अंतर संबंधों को भी जानना है। शिक्षा को भी जानना है, बड़ा डिटेल होगा और इसमें आपको कोटेशन पूछ देगा। शिक्षा के बारे में हमको क्या पढ़ना है? अरबिंदो को पढ़ना होगा, विवेकानंद को पढ़ना होगा, रवींद्रनाथ टैगोर को पढ़ना होगा। सबसे ज़्यादा यहाँ किसको पढ़ना होगा? गिजुभाई बधेका को पढ़ना होगा, महात्मा गांधी को भी पढ़ना होगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि हमको जानने की ज़रूरत है शिक्षा में। विद्यालय, समाज, इनको जानने की ज़रूरत है। उसके बाद विद्यालय में समाजीकरण, हमको सोशलिज़्म जो है ना, सोशलाइज़ेशन जो है ना, इस सबको पढ़ना पड़ेगा हमको। और ये हमें सारे के सारे मिलेंगे कहाँ से? डीएलएड के उससे। तो विद्यालय में सामाजिकरण सबको आप नोट कर लीजिएगा और उसी अनुसार अपनी सामग्री सबको पहले कलेक्ट कीजिएगा, तब वहाँ से आप अध्ययन करना शुरू कीजिएगा एकदम कैसे? शीर्षक वाइज़ और क्रम वाइज़। जब तक हम कलेक्ट करके और एक जगह नहीं करेंगे अपने सिलेबस को कि पढ़ना क्या-क्या है, तो समुद्र हम ढूँढते रह जाएँगे और मिलेगा कुछ नहीं। मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मिलेगा हमको कुछ नहीं। तो ज़्यादा ढूँढना नहीं है, सबको एक जगह करना है और इससे संबंधित सामग्री एक जगह कर लेना है, उसके बाद उसको पढ़ने की आप शुरुआत कर देनी है। आइए, तो विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, इसमें विभिन्न कारकों की भूमिका और प्रभावों की समझ को देखना है। फिर शिक्षा में क्या करना है? सामान्य अवधारणा क्या है? उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, उसके बाद है शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य और शिक्षा का इतिहास। शिक्षा से संबंध में कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर किसी ने एमए एजुकेशन की बुक ली हुई होगी, उसके फर्स्ट ईयर की बुक्स, वो बहुत यहाँ कारगर होता है। उसके बाद है ज्ञान की अवधारणा। आपको अगर एमए एड की अगर बुक मिल जाती है, एमए एड की, वो आपको फर्स्ट ईयर की वो आपको बहुत सहायता करेगी। उसके बाद फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपको डीएलएड, डीएलएड की फर्स्ट ईयर की बुक मिल जाती है, वो आपको सहायता करेगा फर्स्ट ईयर की। इसमें ये तो पूरा का पूरा ग्रंथ ही है, यहाँ सब यहाँ बहुत डिटेल में है, मिल जाता है तो बहुत काम है कि ये सारी चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये आपको फर्स्ट ईयर में उसके मिलती है। आइए आगे देखते हैं इकाई 2 में। इकाई 2 में देखिए कमाल की चीज़ें, यहाँ व्यक्ति विशेष है, ये पूरा का पूरा व्यक्ति विशेष है। हमें महात्मा गांधी को पढ़ना है, महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन को नहीं पढ़ना है, उनकी शिक्षा से संबंधित पढ़ना है। जो भी व्यक्ति हैं इनका शिक्षा में योगदान पढ़ना है, इनकी और चीज़ें नहीं पढ़नी है। बेकार की बातें जो और अलग हों, जो शिक्षा से अलग हैं, बेकार की बातें इनसे कोई नहीं है। बेकार की बातें मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा से इतर, हमको शिक्षा में के संदर्भ में इनको पढ़ना है। गिजू भाई तो शिक्षाविद थे ही, रविंद्रनाथ टैगोर को शिक्षा के संदर्भ में पढ़ना है, मारिया मोंटेसरी तो शिक्षाविद थी ही, ज्योतिबा फुले को हमको शिक्षा से संदर्भ में पढ़ना है, जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी। अब देखिए ये सब भारतीय हैं, जिसमें मारिया मोंटेसरी आपको, चूँकि ये बाहरी हैं, लेकिन जॉन डीवी जो है ना, ये एक अंतर्राष्ट्रीय चिंतक थे। इनको अगर हमको पढ़ना है, इसके अलावा और किसी को नहीं पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी हमने डीएलएड और बीएड में पढ़ी है, लेकिन यहाँ पढ़ना केवल जॉन डीवी को ही है। तो जॉन डीवी के शिक्षा से संबंध में सारी चीज़ों को यहाँ जानने की जरूरत है। आगे देखते हैं इकाई 3 में। यहाँ क्या है? इकाई 3 में क्या है? इकाई 3 में है हमको पाठचर्या और पाठ्यक्रम, इसको देखना है, इसकी अवधारणा, इसकी प्रकार को देखना होगा। उसके बाद है अगला, पाठचर्या के कार्य तथा शिक्षा की भूमिका,
बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, ये चाइल्ड साइकोलॉजी में हम पहुँच गए। बाल विकास, वृद्धि और विकास, बच्चों की शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास, सृजनात्मकता, खेल से आशय, व्यक्तित्व विकास, बच्चों में भावनात्मक, संवेगात्मक विकास का पहलू, नैतिक विकास के पहलू, ये पूरा का पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी है। और ये आपको बाल मनोविज्ञान में सारी चीज़ें मिलेगी। ये आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर की बुक इसके लिए सफिशिएंट है। आइए देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में क्या है? ईसीसी है। उसके बाद एक संतुलित और संदर्भ युक्त ईसीसी पाठ्यचर्या, यानी ईसीसी को हमको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा। इसी से संबंधित यह भी है। कक्षा में विकासानुकूल, बाल केंद्रित और समावेशिक वातावरण, सारा का सारा इसी पे ही डिपेंडेंट है, सारा इसी से। उसके बाद आपको प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयामों और अधिगम, विशेष आवश्यकता वाले यानी दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा की यहाँ जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये चूंकि यहाँ हमको समावेशी शिक्षा के बारे में जो अध्याय होगा उसको हमको देखना है। उसके बाद शारीरिक शिक्षा है, बिहार में प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा की वर्तमान स्थिति। उसके बाद है राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा की चुनौतियां एवं नवाचार। उसके बाद अगला है राज्य में विद्यालय की तैयारी और संस्थाओं की अकादमिक और सामाजिक, ये बिहार से रिलेटेड है। तो थोड़ा बिहार के बारे में, बिहार के डाइट के बारे में, बैट के बारे में हमको जानकारी रखनी पड़ेगी। जो भी बीआरसी है, डीआरसीसी है, इन सब के बारे में हमको थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। उससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा वहाँ, लेकिन 1-2 सवाल हो सकते हैं। आइए देखिएगा, विद्यालय इकाई 5, विद्यालय संस्कृति से संगठनात्मक, इसमें पूरा का पूरा विद्यालय ही होगा। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था, यानी सारा पूरा स्कूल होगा। इस पूरे सेक्शन में स्कूल, यानी स्कूल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, विद्यालय को पूरा पढ़ना पड़ेगा हमको। विद्यालय शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन, देखिए हर जगह विद्यालय घुसा हुआ है। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश, फिर यहाँ कक्षाई शिक्षण में विद्यालय, ये पूरा का पूरा विद्यालय, पूरा सेक्शन विद्यालय है ये। आगे है कक्षा कक्ष शिक्षण की प्रकृति, परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मकता, यानी विद्यालय की पूरी गतिविधि का और बच्चों को किस प्रभावित करने वाले कारक में कैसे विद्यालय आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके क्या क्या घटक हैं और किस किस तरीके से प्रभावित करता है। बाला उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो बाला को हमको ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा और किस किस तरह से उसकी विद्यालय की योजनाएं, उसका महत्व किस तरीके से प्रभावित करता है, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है योजनाओं का, ये विद्यालय से संबंधित सारी बातों को थोड़ा जानने की आवश्यकता है। पाठ्य सामग्री व सह शैक्षणिक क्रियाएं, उसके महत्व को, उसकी योजना एवं क्रियान्वयन को, इसमें गतिविधियां, कला, खेल इत्यादि, इसमें एफएलएन हमको बहुत जानने की जरूरत है। एफएलएन ये यहाँ जब आ जाए, गतिविधियां आ रही है ना, तो एफएलएन बड़ी गजब स्तर से हमारे यहाँ चली है। चौहक इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और बहुत सारे लोगों ने अभी बुनियाद का ट्रेनिंग भी लिया हुआ है। तो चौहक और एफएलएन पे हमको को भी ध्यान देना पड़ेगा विद्यालय को पढ़ते इसमें। उसके बाद आपको विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, सतत एवं व्यापक आकलन, प्रगति पत्रक को देखना पड़ेगा। एफएलएन में जो है ना, प्रगति पत्रक के बारे में जिक्र है कि कैसे प्रगति पत्रक को देखना है। चूंकि इस तरह से कथन से संबंधित प्रश्न होंगे, आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होंगे, कथन से संबंधित इससे प्रश्न बन सकते हैं। शिक्षक वृत्तिक विकास आपको देखने की जरूरत है और यहाँ आएगा। अब फ्रेमवर्क यहाँ घुसेगा, आपको एनसीएफ घुसेगा आप यहाँ, ठीक है। और कैसे कितना देर पढ़ाना है, कितना आपको यहाँ ये भी पूछ सकता है कि कितना देर आपको पढ़ाना है सप्ताह में, कितना दिन में पढ़ाना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ बनेगी। उसके बाद शैक्षिक वृत्ति विकास में उसकी अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श और समस्याएं, सीमाएं होंगी यहाँ। उसके बाद आप विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था, नेतृत्व एवं शिक्षक प्रशासनिक और नेतृत्व व्यवस्था में देखिए यहाँ क्या निकल के आएगा। यहाँ निकल के आएगा आपको, यहाँ आपको आता है बाल संसद। इस सेक्शन में बाल संसद आपको यहाँ बनेगा। बाल संसद इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ बनेगा आपको बाल संसद, मीना मंच यहाँ रहेगा। इससे प्रश्न रहेंगे आपको, इससे रहने ही रहने प्रश्न आपको, यानी बच्चों में नेतृत्व के कौशल का विकास कैसे विद्यालयों में होता है और उसका क्या मंच है। ये बाल संसद और मीना मंच बहुत बड़ा है। और आज के समय में जो शिफ्ट सैटरडे चल रहा है, उसमें प्रेरक की भूमिका भी, एक बच्चों की बात उसमें भी चल रही है और बच्चे वहाँ भी प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उसको देखना है कि कौन से वर्ग में, किस वर्ग तक कितने कितने प्रेरक रखे जाते हैं और क्या व्यवस्था बनाई गई है। सब चीज़ों को जानने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं छठे में क्या है। छठा में है आपको, यहाँ है डाइट और बैट की बात। सीआरसीसी तो चूंकि अब ऑब्सोलीट हो गया, प्रखंड संसाधन के, यानी सीआरसी जो मैंने अभी पहले कहा था कि सीआरसी, अब सीआरसी का कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले ये क्लस्टर होता था, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ गया। उसके बाद है बीआरसी, उसके बाद है डीआरसीसी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ यह देखने की जरूरत है कि अब डाइट बैट को आपको देखने की जरूरत है, डाइट बैट हमको देखने की जरूरत है, पीटीईसी को देखने की जरूरत है। उसके बाद
ये इसको बड़े हमको ढंग से देखने की ज़रूरत है, डैट, बैट को, बीआरसी और सीआरसी को। ये तो है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यह है। इसमें क्या है, जिला स्तरीय संस्थाएँ जो है आपको इस देखिए, जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय का तक तो यहाँ मामला निकल गया। अब राज्य स्तरीय में एनसीईआरटी, आपको एससीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीईपी को पढ़ना पड़ेगा, बीएसईबी को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? आपको बीएसएमईबी को पढ़ना पड़ेगा, बीएसएसबी को पढ़ना पड़ेगा, आपको बीबीओएसई को पढ़ना पड़ेगा। इस सबको लिख लीजिएगा और सबका आप स्थापना, उसके कार्य, इन सब चीज़ को देखना पड़ेगा। इन दोनों में ये मुश्त है। इससे चूंकि कथन से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इससे वन लाइनर प्रश्न बनते हैं। और एनसीईआरटी को हम नहीं भूलेंगे, एनसीईआरटी को भी नहीं भूलेंगे, और यहाँ बीपीएससी को भी नहीं भूलेंगे। चूंकि यहीं परीक्षा कंडक्ट करा रही है, तो बीएससी की जरूरत जगह ये उसको, इससे भी परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं और प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं सातवां को देखने से पहले एक और राष्ट्रीय स्तर के, हाँ अभी मैंने ऊपर कहा ही था कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईपीए और एनसीटीई, शिक्षा परिषद, इनको भी देखने की मोस्ट वीवीआई सेक्शंस हैं ये सब। इस छठे सेक्शन में मोस्ट वीवीआई चीज़ें हैं। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बाद ये छठा सेक्शन भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। पहला इकाई 1, पहला इकाई 2, उसके बाद इकाई 2, इकाई 6, मोस्ट वीवीआई आपको यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद है आपको सारे को पढ़ने हैं, लेकिन इसे बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इकाई 7, भारतीय समाज में समावेशन अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगजन को इसमें देख लेना है। कक्षाओं में विविधता, असमानता की समझ, पाठचर्यात्मक एवं और शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ, समावेशी शिक्षा के लिए, ये पूरा का पूरा इसमें समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया, यानी इस समावेशी शिक्षा के पूरे संदर्भ को यहाँ देखना है। पूरा का पूरा इकाई 7 जो है, इकाई 7 पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा समावेशी शिक्षा है। जहाँ भी देखिएगा समावेशी शिक्षा मिलेगा। यहाँ जेंडर विभेद है, यहाँ भी समावेशी शिक्षा है, इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय में प्रचलित जेंडर विभेद, पाठचर्या, पाठ्य पुस्तकें, कक्षाई प्रक्रियाओं, विद्यार्थी शिक्षक, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, संवाद, विशेष संदर्भ। इसमें से कथन से संबंधित प्रश्न आएंगे और आपके विचार पूछे जाएंगे ये कथन कौन से सही है। वो सारे के सारे जो है ना, वो डायनेमिक प्रश्न होंगे। इस सबसे डायनेमिक प्रश्न बनते हैं, स्टैटिक प्रश्न नहीं बनते हैं। स्टैटिक प्रश्न छठे से बनते हैं, छठे वाले से, पहले से, दूसरे से, और छठे से स्टैटिक प्रश्न बनेंगे और इससे डायनेमिक प्रश्न बनेंगे, यानी विचारात्मक प्रश्न होते हैं। डायनेमिक प्रश्न में विचारात्मक प्रश्न होते हैं, कथन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं जेंडर संवेदनशीलता, समानता में शिक्षा की भूमिका और शिक्षक की भी भूमिका यहाँ रहेगी। शिक्षा की भूमिका तो है ही, यहाँ शिक्षा की भूमिका भी आएगा, पूछेगा वो एक विचारात्मक प्रश्न में, डायनेमिक प्रश्न बना के कि अगर इस तरह की व्यवस्था हो तो इस कंडीशन में एक शिक्षक होने के नाते आप अपना रोल क्या करेंगे। कंडीशन दे देगा और पूछेगा कि आप यहाँ क्या कर, आप रहते तो क्या करते। इस तरह के प्रश्न वहाँ बनेंगे। समता, समानता, इन दोनों में अंतर है, देखने की जरूरत है। समता और समानता दोनों एक होता नहीं है, दोनों में अंतर होता है। और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा, अवधारणा, आवश्यकता और अवरोध, शिक्षकों की अस्मिता, इसमें समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना। चलिए आइए देखते हैं आठवां में क्या है। इसमें है आपको राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, आपको एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008, अब नया है एनसीएफ 2023। एनसीएफ 2023, अब इससे प्रश्न बनेंगे। इससे तो प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि पिछला है उसको भूला नहीं जा सकता। बिहार पहला राज्य था जिसने अपना फ्रेमवर्क बनाया था, करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था। 2005 तो यहाँ है ही, बिहार ने बनाया था, लेकिन अब रिसेंटली क्या है गया, 2023 भी एनसीएफ बन के आपको जब जल्दी ही सार्वजनिक लगभग हो ही गया है वो। अब उसी फ्रेमवर्क पे सारी पाठचर्या और पाठ्यक्रम का निर्माण आपको होने लगी है। चलिए आगे देखते हैं, इसी में है, हमने उसमें देख लिया कि इस एनसीएफ और बीसीएफ के संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित एवं सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की समझ, यही पूछेगा कि कितना घंटा किसको पढ़ाना है, यही वो पूछेगा उस फ्रेमवर्क में। और यही टाइमिंग पूछता है और पूछेगा ही। प्रधानाध्यापक में पूछा था कि एक शिक्षक को कितना घंटा पढ़ाना है एक महीने में, वो पूछा था उसने। आइए देखते हैं शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता, और यहाँ आ गया आपको आईसीटी। यहाँ आईसीटी और आईसीटी से प्रश्न रहेंगे और रहते हैं और बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी की सारी व्यवस्था हो गई है। आईसीटी आपको रहना ही रहना है। चलिए आगे है सीखने की योजना और विज्ञापन में अन्य कार्य के सामने, हाँ बिल्कुल अभी कहा ही ना, आईसीटी काय की करना, इससे प्रश्न रहने ही रहने हैं, होंगे ही रहेंगे। 1 से 2 प्रश्न इससे बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है? और ये आपको इकाई 8 से और डीएलएड से संबंधित सारे के सारे सिलेबस थे। आशा है आपकी जो धुंधली पड़ गई थी सारी बातें, वो इससे वो धूल हट गई होगी। तो तैयारी करने की आवश्यकता है और आगे ही बहुत जल्दी अगर आपके कमेंट्स आते हैं, अगर आप सुझाव अगर आते हैं, उस पर मैं अमल करूँगा। और कमेंट आते हैं कि पूरे नियम जो भी
विज्ञापन है उसको फिर से पढ़ देने की और उसको आप तक ले आने की, तो उसको बिल में लेके आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर जो है उसको शुरुआत करने की आवश्यकता है और पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।